बीए द्वितीय वर्ष के बच्चों का पुनः स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं राधा कमल मुखर्जी के मूल्यों का सिद्धांत का। तो हमने इनकी विशेषताएं और परिभाषाएं तो इसके पूर्व के वीडियो में देख ली हैं। आज हम पढ़ते हैं मूल्यों का सोपान या स्तर और मूल्यों के नियम क्या होते हैं, मूल्यों का वर्गीकरण क्या क्या है। आज हम इन बातों को जानेंगे। पहले शुरुआत करते हैं मूल्यों के सोपान से या स्तर से। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि सभी मूल्य का समान स्तर नहीं होता, बल्कि उनमें भी एक सोपान या एक संस्तरण देखने को मिलता है। सोपान या संस्तरण समझ रहे हो बच्चों? कुछ मूल्य जो रहते हैं बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जीवन के लिए, और कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपना भी सकते हैं और नहीं भी अपना सकते हैं, यानी वे कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि इनका एक सोपान या संस्तरण मूल्यों में हमको देखने को मिलता है। मूल्यों का यह स्तर सामाजिक संगठन के स्तरों पर निर्भर करता है। मुखर्जी ने सामाजिक संगठन के 4 स्तरों का उल्लेख किया है और इन स्तरों के आधार पर नैतिकता का विकास होता है। और प्रारंभ में जो है सामाजिक संगठनों में नैतिकता का अभाव पाया जाता है और धीरे धीरे ये संगठन नैतिकता का विकास करते हैं। तो हम देखते हैं ये 4 स्तर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला स्तर होता है बच्चों भीड़, है ना। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार भीड़ सामाजिक संगठन की पहली अवस्था है। भीड़ एक ऐसा अस्थायी समूह है जो आदिम प्रकार के संबंधों और व्यवहारों को प्रकट करता है। यह आदिम प्रवृत्तियों और संवेगों से परिपूर्ण होता है। भीड़ में विवेक की अपेक्षा भावनाओं का साम्राज्य होता है। इसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है और अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। आपने देखा होगा ना, भीड़ में कोई भी एक व्यक्ति को चिल्लाए मारो मारो तो दूसरे भी बिना सोचे समझे ही मारने लग जाते हैं, है ना। तो इसमें नैतिकता का अभाव होता है और अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। भीड़ का रचना तंत्र ऐसा होता है कि वह बुराइयों का तत्काल समाधान चाहता है और आधुनिक समय में भीड़ का प्रयोग एक ऐसे साधन के रूप में किया जाता है जिसके द्वारा आर्थिक और राजनीतिक सत्ता को हथियाने और क्रांति को लाने का प्रयत्न किया जाता है। तो भीड़ में मूल्य, मानदंडों और आदर्शों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, यानी भीड़ में जो है कोई मूल्य नहीं होते हैं। पहला स्तर है ये, है ना, डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार। दूसरा जो स्तर है वो है स्वार्थ समूह। सामाजिक संगठन का दूसरा उदाहरण स्वार्थ समूह है, जिसका निर्माण किसी एक या कुछ स्वार्थ या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इन संगठन में लोगों में मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। लोगों में चेतना का विकास होता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे क्लब, संगठन, संघ, है ना, ये सब जो हैं जैसे श्रमिक संघ हैं, व्यापार संघ हैं और भी बहुत सारे इस तरह के अलग अलग संगठन होते हैं। ये सब स्वार्थ समूहों का संबंध इस प्रकार के मूल्यों से होता है जिसमें भागीदार सभी व्यक्ति नहीं हो सकते, बल्कि जो उस संगठन से जुड़े हुए रहते हैं वे ही उस संगठन के नियमों को मानते हैं, मूल्यों को मानते हैं। बाकी जो है दूसरे लोग को उन मूल्यों से कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे कि छात्र संघ अगर हम माने तो कॉलेज में जो छात्र संघ के मूल्यों के भागीदार हैं वे केवल आप लोग ही होंगे, अन्य लोगों को इनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो दूसरे नंबर पर जो है मूल्यों का उद्भव होता है वो एक छोटे से सीमित जगह के लिए होता है, पूरे संपूर्ण समाज के लिए नहीं होता है। तो ये दूसरा स्तर है या सोपान है। तीसरा जो है वो समाज या समुदाय है। समाज या समुदाय ऐसे संगठन हैं जो स्वार्थ समूहों की अपेक्षा बड़े होते हैं, है ना। इनमें तार्किकता, नैतिक आधारों को प्रस्तुत किया जाता है। समाज में व्यक्ति अन्य सदस्यों के हितों को ध्यान में रखकर सहयोगी व्यवहार करता है। समाज या समुदाय में समानता और न्याय के मूल्य अधिक अभिव्यक्त होते हैं और इन मूल्यों को स्वीकारा भी जाता है। तो समाज और समुदाय में मूल्य जो हैं उनका निर्माण हो जाता है और उसे बड़े पैमाने पर जो है लोग मानते भी हैं ताकि संगठन बना रहे। और जो चौथा स्तर है वो है सामूहिकता। कई दृष्टियों से सामूहिकता मानव समाज का सर्वोच्च संगठन है। यह सामाजिक संगठन का सुदृढ़ और सार्वभौमिक रूप है जो सचेत अनुशासन, उच्च स्तरीय बुद्धि और विवेक का परिणाम होता है।
इसमें मनुष्य सार्वभौमिक सामाजिक मूल्यों जैसे प्रेम, समानता, बंधुत्व, सहयोग, सामाजिक उत्तरदायित्व इन सबको स्वीकार करता है। इसमें लोगों को विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है और साथ ही स्वार्थ पर विजय देखने को मिलती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आगे चलकर जब पूरा समाज एकजुट हो जाता है, एकात्मकता हो जाती है, तो मूल्य जो हैं अपने चरम पर होते हैं। उस समाज में बहुत सारे मूल्य बन जाते हैं और लोग उन मूल्यों की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व भी त्यागने को तत्पर होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि मूल्य जो हैं 4 स्तर पर जाकर मूल्यों का अलग अलग समय पे अलग अलग निर्माण होता है, अलग अलग महत्व होता है मूल्यों का। अब हम देखते हैं मूल्यों के नियम। तो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों की सामाजिक संरचना नामक अपनी पुस्तक में मूल्यों के कुछ नियमों का भी उल्लेख किया है। अब ये नियम क्या हैं, चलिए इन्हें भी देखते हैं। समाज के नियंत्रण और समर्थन के कारण मानवीय प्रेरणाएं मूल्यों में परिवर्तित हो जाती हैं। दूसरा जो नियम है, मौलिक मूल्यों की संतुष्टि हो जाने पर मानव में उन मूल्यों के प्रति उदासीनता पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में समाज और संस्कृति में नवीन इच्छाएं, साधन और लक्ष्य ढूंढे जाते हैं जो नवीन मूल्यों को जन्म देते हैं। इस प्रकार से मूल्यों का चक्र का नियम पनपता है। मूल्यों की परस्पर अंतःक्रिया के कारण वे परस्पर घुल मिल जाते हैं। वे अनेक प्रकार के सम्मेलन को उत्पन्न करते हैं। मूल्यों का जो चौथा नियम है वो है विभिन्न मूल्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। इससे मूल्यों में संस्तरण उत्पन्न होता है। जो 5वां नियम है वो मूल्यों में संघर्ष होने पर व्यक्ति अपनी शिक्षा, अनुभव, आदर्श, नियमों के आधार पर उपयुक्त मूल्यों का चुनाव स्वयं करता है। फिर जो अगला नियम है वो है समाज या संस्कृति मानवीय मूल्यों को मौलिकता प्रदान करती है। 7वां जो है वो है मूल्यों में वैयक्तिकता, विभिन्नता और अनूठापन पाया जाता है, जिनका चयन व्यक्ति अपनी बुद्धि, आवश्यकता, आदत, क्षमता आदि के आधार पर करता है। 8वां जो नियम है मूल्य का वो है सामाजिक पर्यावरण, समूह, संस्था आदि में परिवर्तन के साथ साथ मानवीय मूल्यों में भी परिवर्तन होते हैं। और 9वां जो है मूल्य के आदर्श मूल्यों बौद्धिक, कलात्मक एवं धार्मिक की जड़ मानव की अंतर्दृष्टि, परानुभूति और सहयोग से निर्मित होती है। मूल्यों के कुछ प्रतीक भी होते हैं, है ना, जो हैं प्रतीकात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। समाज के संबंधों में प्रतीकों के माध्यम से व्याख्या इनकी की जाती है और मूल्यों को विभिन्न आर्थिक सामाजिक चीज़ों की जानकारी विभिन्न प्रकार के प्रतीकों द्वारा भी प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं मूल्यों का वर्गीकरण। मूल्यों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, विभिन्न अलग अलग समाजशास्त्रियों ने मूल्य की परिभाषा दी है, वैसे ही मूल्यों का वर्गीकरण भी अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग करा है। जैसे कि पेरी ने मूल्यों को सकारात्मक और नकारात्मक, विकासवादी एवं वास्तविक आदि भागों में वर्गीकृत किया है। कुछ विद्वान मूल्यों को सुखवादी, सौंदर्यवादी, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक, तार्किक, राजनीतिक भागों में बांटते हैं। प्रोफेसर स्पेंगलर ने मूल्यों को 6 भागों में बांटा है। पहला भाग है उनका सैद्धांतिक और बौद्धिक मूल्य, दूसरा है आर्थिक या व्यावहारिक मूल्य, तीसरा है सौंदर्यात्मक मूल्य, चौथा है सामाजिक या परावार्थी मूल्य, 5वां है राजनीतिक या सत्ता संबंधी मूल्य और छठा धार्मिक या रहस्यात्मक मूल्य। हम चूँकि राधा कमल मुखर्जी को पढ़ रहे हैं, तो राधा कमल मुखर्जी ने भी मूल्यों का वर्गीकरण किया है। आपने मूल्यों को प्रमुख 2 भागों में बांटा है। पहला है साध्य मूल्य और दूसरा है साधन मूल्य। साध्य मूल्य वे लक्ष्य और संतुष्टियां हैं जिन्हें मानव तथा समाज जीवन या मस्तिष्क के विकास के लिए अपनाता है, जो व्यक्ति के व्यवहार के अंग होते हैं। साध्य मूल्य अमूर्त और परालौकिक होते हैं। इनका संबंध जीवन के उच्च आदर्शों और लक्ष्यों से होता है। सत्यम शिवम सुंदरम साध्य मूल्य का एक अच्छा सा उदाहरण है ना। तो उच्च आदर्शों और लक्ष्यों से ही जो है साध्य मूल्य निर्मित होते हैं। अब हम बात करते हैं साधन मूल्य की। ये तो हुए साध्य मूल्य जो उच्च आदर्शों के साथ जुड़े हुए रहते हैं।
दूसरे वे मूल्य हैं जो हैं साध्य मूल्य। साध्य मूल्य वे हैं जिन्हें व्यक्ति और समाज साध्य मूल्यों को प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा एवं उन्हें उन्नत करने के लिए साधन के रूप में अपनाते हैं। स्वास्थ्य, संपत्ति, सुरक्षा, सत्ता, परिस्थिति, पेशा, इन सब से संबंधित मूल्य साधन मूल्य हैं, क्योंकि इनका उपयोग कुछ साधनों और संतुष्टियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये लौकिक लक्ष्यों की पूर्ति के साधन या उपकरण कहे जा सकते हैं। साधन मूल्यों को विशिष्ट या अस्तित्वात्मक मूल्य भी कहा जाता है। साधन मूल्यों के उचित चुनाव पर ही साध्य मूल्यों की प्राप्ति संभव है। तो इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने जो है मूल्यों को दो भागों में बांटा है, साध्य मूल्य और साधन मूल्य। कुछ और अन्य मूल्य भी हैं, जैसे केस ने जो है सामाजिक मूल्यों को 4 भागों में बांट दिया है। पहला है सावयवी मूल्य, जो आग, पानी, इनसे संबंधित होते हैं। विशिष्ट मूल्य है ना, जो अलग अलग समाज के आदर्श होते हैं, बाल विवाह से संबंधित या अन्य बातों से संबंधित, वो विशिष्ट मूल्य होते हैं। फिर होते हैं सामाजिक मूल्य, जो सामाजिक व्यवहार, परंपराओं, आदतों के संबंध में प्रत्येक समाज में कुछ मूल्य पाए जाते हैं। और चौथा जो केस ने बताया है अपना वर्गीकरण में, वो बताया है सांस्कृतिक मूल्य। इनका संबंध संस्कृति से होता है। इनमें उपकरणों, प्रतीकों, सत्य, सुंदरता, उपयोगिता आदि संबंधित मूल्य आते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि सामाजिक मूल्यों का एक अन्य वर्गीकरण धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सौंदर्यात्मक रूप में भी किया जा सकता है। और जो है फिर हम वस्तुओं का और समाज में प्रचलित मूल्यों के आधार पर उनका मूल्यांकन करते हैं। अब अगले अध्याय में बच्चों हम मूल्यों के महत्व को देखेंगे और गैर मूल्य की अवधारणा क्या है इसे भी समझेंगे। और उसके साथ जो है हमारा फिर ये सामाजिक मूल्यों का जो सिद्धांत है वो समाप्त होगा। तो अगले अध्याय में हम पढ़ते हैं मूल्यों का महत्व।